नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है सेल बायोलॉजी, जिसका पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो कोई साथी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का सेशन ये जो विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है या लैब असिस्टेंट की कर रहा है, और जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये आज का सेशन यूजफुल होने वाला है। तो मेरे साथियों, हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, आज का टॉपिक है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो मेरे साथियों, इसकी परिभाषा क्या है? यह कोशिका का जीवित भाग है, बाह्यतम भाग है, चयनात्मक व पारगम्य स्तर होता है। इसे प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म को बाह्य रूप से घेरता है तथा प्रोटोप्लाज्म तथा कोशिका झिल्ली के साथ मिलकर यह प्रोटोप्लास्ट बनाता है। तो मेरे साथियों, प्रोटोप्लास्ट का निर्माण कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों मिलकर इसे प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की? तो मेरे साथियों, कोशिका झिल्ली शब्द तो नगेली व क्रेमर ने दिया और प्लाज्मा लेमा शब्द जेक्यू प्लाव ने दिया। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। मेरे साथियों, जब 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, उसके बाद ही कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान हमें संभव हो सका। नोट में क्या है? कोशिका में उपस्थित रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों की झिल्ली को बायोमेम्ब्रेन कहा जाता है। तो मेरे साथियों, जो कोशिका में उपस्थित जो रिक्तिका होती है, जिसे वैक्यूल बोलते हैं, उसकी झिल्ली को तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग है, उसकी झिल्ली को बायोमेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली के मॉडल। मेरे साथियों, कोशिका झिल्ली के मॉडल हैं। सामान्यतः कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह संरचना प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में समान प्रकार की होती है। मेरे साथियों, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों में समान प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना को स्पष्ट करने के लिए अलग-अलग समय पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जो निम्न हैं। तो मेरे साथियों, पहला सिद्धांत कौन सा है? लिपोडियल मॉडल। लिपोडियल मॉडल, इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? ओवरटन। इसके अनुसार क्या है कि कोशिका झिल्ली लिपिड की एक परत से बनी होती है। और दूसरा है सेकंड लिपोडियल मॉडल। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? गोटर तथा ग्रेंडले। इसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है, वो लिपिड की दो परतों से बनी होती है। एक मॉडल है सैंडविच मॉडल। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसमें प्रोटीन की परतों के बीच में लिपिड के अणु पाए जाते हैं। अगला मॉडल है डेनियली एंड डेविसन मॉडल। तो मेरे साथियों, इस मॉडल के अनुसार द्विस्तरीय जो फोस्फोलिपिड की जो परत होती है, वो अपने दोनों तरफ गोलाकार प्रोटीन, जिसे ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोला जाता है, उससे घिरी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एंड लिपिड पीएलएलपी के रूप में विन्यासित होती है। मेरे साथियों, सबसे बाहर प्रोटीन की परत होती है, फिर द्विस्तरीय लिपिड होती है और फिर उसके बाहर प्रोटीन होती है। फोस्फोलिपिड के जो ध्रुवीय सिरे हैं, वो प्रोटीन की तरफ रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। दोनों दोनों लिपिड स्तर के जो अध्रुवीय भाग हैं, वो केंद्र की तरफ रहते हैं, जहां ये वांडर वॉल्स फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? रॉबर्टसन है। सर्वप्रथम रॉबर्टसन ने तंत्रिका कोशिका एवं होम्योलाइज्ड आरबीसी, जिसे रेड सेल गोस्ट भी बोला जाता है। और मेरे साथ ये कैसे प्राप्त होती है? जब इसको अति सांद्रित विलयन में रखा जाता है, तब ये प्राप्त होती है। तो मेरे साथियों, जो होमोलाइज्ड आरबीसी है, की झिल्ली का अध्ययन करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। रॉबर्टसन के अनुसार सभी प्रकार की झिल्लियां एक समान प्रकार की संरचना व्यक्त करती हैं, अतः सभी प्रकार की झिल्लियों के लिए यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया, इसलिए इस मॉडल का नाम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय होती है, जिसमें 35 एंगस्ट्रॉम मोटी द्वि आणविक फोस्फोलिपिड की एक परत अपने दोनों तरफ प्रोटीन की परतों के द्वारा घिरी रहती है। मेरे साथियों, सबसे बाहर होती है प्रोटीन की परत, फिर होती है 35 एंगस्ट्रॉम मोटी द्वि आणविक फोस्फोलिपिड की परत, और फिर बाद में होती है प्रोटीन की परत। प्रोटीन की परत 20 एंगस्ट्रॉम की होती है और बीच में होती है द्वि आणविक फोस्फोलिपिड की परत, जो कि 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। मेरे साथियों, जो प्रोटीन की तरफ जो लिपिड का जो हेड होता है, उसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो इनका पुच्छ सिरा होता है, उसे हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। मेरे साथियों, 20-20 एंगस्ट्रॉम की तो प्रोटीन की लेयर हो गई और 35 एंगस्ट्रॉम फोस्फोलिपिड की हो गई। तो
कर इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। डेनेली तथा डेवसन मॉडल के विपरीत इसमें अल्फा प्रोटीन के स्थान पर बीटा प्रोटीन पाई जाती है। द्विस्तरीय फोस्फोलिपिड की एक परत में लिपिड झिल्ली का कोर बनाता है जो प्रोटीन के दो स्तरों के द्वारा घिरा रहता है। यह प्रोटीन कार्य तथा संरचना में अलग अलग होते हैं। इसमें बाह्यतम प्रोटीन में म्यूकोप्रोटीन अधिक होता है तथा आंतरिक प्रोटीन में नॉन म्यूकोप्रोटीन अधिक पाई जाती है। इनके बाह्यतम प्रोटीन में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो कि 7.8 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। नोट में क्या है, जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली में फोस्फोलिपिड अणु के मध्य कोलेस्ट्रॉल के अणु पाए जाते हैं जो कि कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अगला मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मेरे साथियों, इसके प्रस्तुत करता है सिंगर व निकोलसन। यह सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत में लिपिड तरल प्रकृति को प्रकट करते हैं जबकि प्रोटीन मोज़ेक अवस्था में मिलता है। तो मेरे साथियों, इसके अनुसार जो प्रोटीन आइसबर्ग होता है ऑन द सी ऑफ लिपिड। मेरे साथियों, जैसे समुद्र में जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसी प्रकार लिपिड में जो प्रोटीन का टुकड़ा है इसको दर्शाया गया है। कोशिका झिल्ली की संरचना लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। मेरे साथियों, कोशिका झिल्ली की जो तरल प्रकृति होती है वो लिपिड के अणुओं के कारण ही होती है। इस तरल प्रकृति के कारण निम्न है। पहला है, कोशिका झिल्ली में मिलने वाले लिपिड का निर्माण असंतृप्त वसीय अम्लों से होता है। मेरे साथियों, असंतृप्त अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें एक या एक से अधिक दोहरे हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उनको असंतृप्त वसीय अम्ल बोला जाता है। कोशिका झिल्ली में लिपिड के अणु निम्न प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं, उसके कारण ही ये तरल प्रकृति के होते हैं। एक होता है फ्लेक्सेशन मोशन। मेरे साथियों, जब 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 हम चलते हैं तो उसे फ्लेक्सेशन मोशन कहा जाता है। इस प्रकार की लिपिड में गति होती है। एक होती है रैपिड लेटरल मोशन जिसे लेफ्ट राइट मोशन भी बोला जाता है। एक होता है रोटेशन मोशन जो चारों तरफ घूमता है उसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और एक होता है फ्लिप फ्लॉप मोशन, ऊपर नीचे जो मोशन होता है उसे फ्लिप फ्लॉप मोशन बोला जाता है। मेरे साथियों, नोट में क्या दिया गया है, कोशिका झिल्ली के कुल संगठन में 30 से 35% लिपिड के अणु पाए जाते हैं। मेरे साथियों, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन विन्यास के आधार पर कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन दो प्रकार की होती है। एक होती है परिधीय प्रोटीन जिसे बाह्यतम प्रोटीन भी बोला जाता है। एक होती है आंतरिक प्रोटीन जिसे समाकल प्रोटीन भी बोलते हैं। परिधीय प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन ये कुल प्रोटीन का 30% भाग बनाती है। यह प्रोटीन झिल्ली के बाहरी तथा आंतरिक सतह पर परस्तीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं, अतः इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह के प्रोटीन अस्थायी तथा घुलनशील होते हैं। यह कोशिका द्रव्य की तरफ की सतह पर अधिक पाई जाती है तथा इस तरफ ही इस प्रोटीन के साथ कुछ संकुचनशील प्रोटीन स्पेक्ट्रिन एक्टिन पाई जाती है जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन में संकुचनशीलता का गुण मिलता है। कोशिका भित्ति की सतह की तरफ कुछ प्रोटीन व लिपिड अणुओं के साथ ओलिगोसेकेराइड जुड़े रहते हैं जिसके फलस्वरूप ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। यही ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड प्रतिजन निर्माण एवं विशिष्ट पदार्थों के पहचान का कार्य करते हैं। और मेरे साथियों, जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है वो मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिक बनाते हैं। अगला टॉपिक है आंतरिक प्रोटीन जिसे समाकल प्रोटीन भी बोला जाता है। यह प्रोटीन आधे या पूरी तरीके से फोस्फोलिपिड में धसे रहते हैं। यह कुल प्रोटीन का 70% भाग बनाते हैं। मेरे साथियों, ये संपूर्ण रूप से धसे होने के कारण इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यह लिपिड में संपूर्ण रूप से गति प्रदर्शित कर सकती है। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन सुसाध्य विसरण की क्रिया के लिए वाहक का कार्य करती है जिन्हें परमीएज या ट्रांसलोकेज कहा जाता है। कुछ बड़ी गोलाकार आंतरिक प्रोटीन इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि एक मार्ग का निर्माण होता है जिसमें से जल व जल के जो घुलनशील प्रोटीन है जिनके आयन है वो आसानी से गमन कर सकते हैं। इस प्रोटीन को टनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथियों, ये आपके सामने जो चित्र है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का दर्शाया गया है जिसमें ये आंतरिक प्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये फोस्फोलिपिड का स्तर है। जो प्रोटीन की तरफ होते हैं उसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और जो जो इनका फोस्फोलिपिड का जो पुच्छ सिरा होता है उसे हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। और ये सबसे बाहरी प्रोटीन है जिसे पेरिफेरल प्रोटीन जिसे परिधीय प्रोटीन भी बोला जाता है। और मेरे साथ इसमें जो कोलेस्ट्रॉल के जो अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। लिपिड की बाइलेयर होती है। अब मेरे साथियों, नोट में क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड दोनों को साथ में ग्लाइकोकेलिस के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोकेलिस क्या है? कोशिका आवरण जो कोशिका की आंख तथा कान की तरह कार्य करता है। मेरे साथियों, जो सैलिक एसिड होता है वो कोशिका सतह या आरबीसी पर उच्च ऋणात्मक आवेश का कारण बनता है। लिपिड अणु में फोस्फोलिपिड द्वितीय स्तर की हाइड्रोफोबिक पूंछ वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ी रहती है। और मेरे साथियों, जो कोशिका झिल्ली की संरचना में जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाह्यतम प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बंध या सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। मानव आरबीसी की झिल्ली में लिपिड तथा प्रोटीन का अनुपात 40:52 है और आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में लिपिड तथा प्रोटीन का अनुपात 23:76 है। और मेडुलेटेड नर्व कोशिका में जो लिपिड तथा जो प्रोटीन का अनुपात होता है वो
79:80 होता है, परंतु सामान्यतः प्रोटीन लिपिड से ज़्यादा होता है। मांसपेशियों में जो लिपिड तथा प्रोटीन का अनुपात होता है वो 35:65 होता है। अगला टॉपिक है कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के पश्चात जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकी। मेरे साथियों, लिपिड 30 से 35% होती है, प्रोटीन 50 से 60% होती है और कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% होता है। आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है लिपिड। मेरे साथियों, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख्यतः फोस्फोलिपिड के रूप में मिलती है। मेरे साथियों, जो लिपिड होती है वो फोस्फोलिपिड के रूप में ही मिलती है। प्रत्येक फोस्फोलिपिड का अणु एक भाग हाइड्रोफिलिक तथा 2 हाइड्रोफोबिक भाग को रखता है। इस आधार पर फोस्फोलिपिड का जो अणु होता है उसे एम्फीपैथिक बोला जाता है। फोस्फोलिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, जो कि कोशिका को स्थायित्व प्रदान करता है, इसलिए इसे स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। फोस्फोलिपिड को स्ट्रक्चरल लिपिड भी बोलते हैं। एक होता है मेरे साथियों लेसिथिन। लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड है जो वाहक की तरह कार्य करता है। अगला टॉपिक है प्रोटीन। मेरे साथियों, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन में मिलने वाली जो प्रोटीन होती है उसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल अधिकता से पाए जाते हैं। यह प्रोटीन कार्य के आधार पर निम्न प्रकार की हो सकती है। एक होती है संरचनात्मक प्रोटीन जिसे स्ट्रोमेटिन बोला जाता है। ये झिल्ली का बैकबोन बनाते हैं तथा झिल्ली को लचीलापन तथा यांत्रिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। एक होती है एंजाइमेटिक प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन तथा बायो मेम्ब्रेन में विभिन्न प्रकार के लगभग 30 से अधिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं एटीपेज एंजाइम होता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एक होती है वाहक प्रोटीन। ये झिल्ली से पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्रीमियज, जिसे ट्रांसलोकेज भी बोला जाता है, ये वाहक प्रोटीन है। एक होती है चैनल प्रोटीन, जिसे टनल प्रोटीन भी बोला जाता है। यह प्रोटीन जल आयन आदि के लिए मार्ग का निर्माण करती है। अगला टॉपिक है मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पर साकित और असाकित ओलिगोसेकेराइड पाए जाते हैं, जो कि लिपिड या प्रोटीन के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। मेरे साथियों, जो कोशिका झिल्ली की जो बाह्य सतह होती है उस पर साकित और असाकित ओलिगोसेकेराइड पाए जाते हैं, जो लिपिड के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं और प्रोटीन के साथ जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला टॉपिक है स्पेसिफिकेशन और इनफोल्डिंग या आउटफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन। मेरे साथियों, सेल मेम्ब्रेन विशिष्टीकरण के द्वारा इनफोल्डिंग और आउटफोल्डिंग करके कौन सी संरचना बनाती है? तो मेरे साथियों, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं मीजोसोम। मेरे साथियों, जो मीजोसोम होते हैं वो ग्राम धनात्मक जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना है, जिसे मीजोसोम कहते हैं और इसे सर्वप्रथम जेम्स ने प्रस्तुत किया। यह मुख्यतः श्वसन और जो जीनोफोर की प्रतिकृति में सहायक होते हैं। मेरे साथियों जीनोफोर वो होता है जिस गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा कम होती है, उसे जीनोफोर बोला जाता है। तो मेरे साथियों, मीजोसोम का कार्य क्या है? एक तो ये श्वसन में काम करते हैं और ये एक जीनोफोर की प्रतिकृति में सहायक होते हैं। इसके अलावा मीजोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण में एवं जनन के समय पट निर्माण से संबंधित होते हैं। 2 नंबर का है मेरे साथियों लेमिलोसोम। नील हरे शैवाल में कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना है। मेरे साथियों, ये भी इनफोल्डिंग है। यह मीजोसोम के समान ही होता है तथा साथ ही कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है। 3 नंबर का है लोमासोम। मेरे साथियों, इन्हें बॉर्डर बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। यह कवकों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के बहिर्वलन है। मेरे साथियों, ये आउटफोल्डिंग होते हैं तथा यह कवकों की कोशिका भित्ति में निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी खोज मूर तथा एमसी अय्यर ने की। अगला टॉपिक है माइक्रोविलाई। मेरे साथियों, यह आंतरिक उपकला कोशिका की कोशिका झिल्ली से बने अंगुली सदृश परवर्ध होते हैं। इनका निर्माण भी बहिर्वलन से मतलब आउटफोल्डिंग से होता है तथा यह कोशिका के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। मेरे साथियों, जो हमारी छोटी हाथ होती है उसमें भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और जिसका कार्य होता है अवशोषण सतह को बढ़ाना। एक होता है मेरे साथियों स्टीरियोसीलिया। यह अगतिशील होते हैं, दीर्घीकृत झिल्ली के बहिर्वलित रूप से होते हैं, जो स्वर्ण की क्रिया के साथ साथ संवेदी अंग की तरह भी कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो असत्य सीलिया होते हैं, जिसे स्टीरियोसीलिया बोलते हैं, वो हमारे अंतःकरण जिसे मैकुला बोला जाता है उसमें पाए जाते हैं। क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है उसमें पाए जाते हैं तथा एपिडिडाइमिस वाले स्थानों में मिलते हैं। मेरे साथियों, नोट में क्या लिखा है? जो सत्य सीलिया एवं फ्लैजिला होते हैं वो गतिशील संरचना होती है तथा साथ ही प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई होती है। अगला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन जंक्शन। मेरे साथियों, कुछ जंक्शन पाए जाते हैं सेल में जिसे इंटरसेलुलर जंक्शन भी बोला जाता है। तो मेरे साथियों, ये जंक्शन है, जो सेल जंक्शन है, ये प्राय जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जो कोशिका के ऊतकों को साथ बनाए रखने का काम करते हैं। यदि दो पास स्थित झिल्लियों से एक स्ट्रिप या पट्टीनुमा संरचना बने तो उसे जोनुला बोलते हैं और स्पोर्ट के समान संरचना बने तो उसे मैकुला बोला जाता है तथा साथ ही कोशिका झिल्ली और यदि दो समीपवर्ती कोशिका झिल्ली के बीच में सीमेंट समान पदार्थ जमा हो तो उसे एडहेरेंस कहा जाता है। कुछ सेल जंक्शन निम्न नीचे दिए गए हैं।
एक होता है टाइट जंक्शन, जिसे जोनुला ओक्यूलोडेंस बोला जाता है। यदि दो समीपवर्ती कोशिका के कोशिका झिल्ली के संलयन से बनी एक पट्टीनुमा संरचना होती है, यह स्थल अपारगम्य होता है, लेकिन आयनों के लिए पारगम्य होता है। मेरे साथियों, जो टाइट जंक्शन है वो हमारे मस्तिष्क में मिलते हैं और रक्त केशिकाओं की उपकला कोशिका में मिलते हैं। अगला जंक्शन है गैप जंक्शन। तो मेरे साथियों, इस स्थान पर कई प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं जो पदार्थों के आवागमन से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पे जो गैप जंक्शन है वो हृदय भित्ति की कोशिका में पाए जाते हैं। अगला है डेस्मोसोम या स्पोर्ट डेस्मोसोम जंक्शन। यह फूली हुई संरचना होती है जिसमें कुछ सीमेंट जैसे पदार्थ पाए जाते हैं तथा इन पर रेसे समान संरचना पाई जाती है जिसे टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। मेरे साथियों, टोनोफाइब्रिल्स क्या है? जिनमें क्रेटिन प्रोटीन होती है और डेस्मिन प्रोटीन पाई जाती है। ये दो पास स्थित कोशिकाओं के बीच संचार का कार्य करती हैं। अगला जंक्शन है बेल्ट डेस्मोसोम, जिसे जोनुला एडहेरेंस बोला जाता है। ये ऐसे डेस्मोसोम होते हैं जिस पर टोनोफाइब्रिल्स अनुपस्थित होते हैं तथा साथ ही कुछ पदार्थों का जमाव भी अनुपस्थित होता है। अगला जंक्शन है सेप्टेड डेस्मोसोम। यहाँ टोनोफाइब्रिल्स तथा इंटरसेलुलर सीमेंट दोनों अनुपस्थित होते हैं। इसकी जगह ट्रांसवर्स सेप्टा पाए जाते हैं। जैसे जो सेप्टेड डेस्मोसोम होते हैं वो हमारे इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। अगला जंक्शन है हेमीडेस्मोसोम। डेस्मोसोम समान संरचना जो केवल एक ही कोशिका पर मिले उसे हेमीडेस्मोसोम बोला जाता है। एक होता है इंटरसेलुलर ब्रिज। मेरे साथियों, दो पास स्थित कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के कारण दोनों कोशिका झिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र हैं या स्थल है, उनको इंटरसेलुलर ब्रिज बोला जाता है। अगला है इंटरडाइजेशन। जब एक कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन दूसरी कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन में फिट ऐसे स्थल होते हैं उसे इंटरडाइजेशन बोला जाता है। अब मेरे साथियों, अगला टॉपिक है कोशिका झिल्ली के कार्य। प्रोटोप्लाज्म के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अनेक कार्य संपन्न करती है, जिनमें से कुछ कार्य निम्न है। मेरे साथियों, एक है परिवहन। कोशिका झिल्ली एक पतले अवरोधक की तरह कार्य करती है जो प्रोटोप्लाज्म को बाहरी आवरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली से होकर पदार्थों का परिवहन निम्न तरीके से होता है। एक होता है निष्क्रिय परिवहन, जिसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। मेरे साथियों, निष्क्रिय परिवहन में पदार्थों का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है। इस क्रिया के दौरान एटीपी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। यह परिवहन एक प्रकार का भौतिक अचयनात्मक धीमी गति का द्विदिशात्मक परिवर्तन होता है। यह क्रिया विसरण परासरण सुसाध्य विसरण की सहायता से होता है। नोट में क्या लिखा है? कोशिका झिल्ली ऑक्सीजन तथा CO2 के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। 1 से 15 एंगस्ट्रॉम आकार के कण सेल मेम्ब्रेन के छिद्रों से होकर आसानी से गमन प्रदर्शित कर सकते हैं। सुसाध्य विसरण को स्टीरियो स्पेसिफिक विसरण भी बोला जाता है। सक्रिय परिवहन। मेरे साथियों, अगला टॉपिक है सक्रिय परिवहन। इस प्रकार के परिवहन में पदार्थों का जो गमन है वो एटीपी रूपी ऊर्जा की सहायता से सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, अर्थात पदार्थ का परिवहन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होता है। यह क्रिया एक प्रकार की जैविक उच्च चयनात्मक होती है तथा एक दिशात्मक होती है तथा यह तीव्र होती है। इस क्रिया के लिए Q10 2 से 3 होता है। सक्रिय परिवहन की क्रिया के लिए कोशिका झिल्ली में कुछ वाहकों की आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया और पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। नोट में क्या लिखा है? लेसिथिन प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा झिल्ली में मुख्य वाहक का काम करती है। सोडियम पोटेशियम पंप पेंगुइन में उपस्थित होता है। इस क्रिया में 3 सोडियम आयनों को बाहर तथा 2 आयनों को अंदर भेजने के लिए एटीपी उपयोग में आता है। जो सोडियम होता है वो एटीपेज का सक्रियक होता है। एक होता है बल्क परिवहन। यह एक प्रकार का सक्रिय परिवहन होता है, लेकिन इस परिवहन में पदार्थों का अंतर्वलन पुट्टिकाओं की सहायता से होता है। इन पुट्टिकाओं का निर्माण कोशिका झिल्ली की तरल प्रकृति के कारण होता है। मेरे साथियों, जो बल्क परिवहन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस। इनमें पदार्थों का पुट्टिकाओं की सहायता से अंतर्ग्रहण होता है। इस क्रिया को इंजेक्शन भी कहा जाता है। पदार्थों की प्रकृति के आधार पर निम्न 2 भागों में बांटा गया है। मेरे साथियों, जो एंडोसाइटोसिस होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पिन्नोसाइटोसिस, जिसे सेल ड्रिंकिंग भी बोला जाता है। इसमें पुट्टिकाओं की सहायता से तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है। तरल पदार्थ युक्त पुट्टिका को पिन्नोसोम बोलते हैं। इस क्रिया के बारे में सर्वप्रथम लेविस ने बताया। इसका दूसरा पार्ट है फेगोसाइटोसिस, जिसे सेल ईटिंग भी बोला जाता है। इसमें पुट्टिकाओं की सहायता से ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मेरे साथियों, जो पिन्नोसाइटोसिस होता है उसमें तो तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, जबकि फेगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। ठोस पदार्थों युक्त पुट्टिका को फेगोसोम बोलते हैं और तरल पदार्थ युक्त पुट्टिका को पिनोसोम बोला जाता है। फेगोसोम के साथ लाइसोसोम जुड़कर उसका पाचन करते हैं।
इस क्रिया को सर्वप्रथम मेकनिकोफ ने बताया था। बल्क परिवहन में दूसरा पार्ट आता है एक्सोसाइटोसिस, जिसे सेल वोमिटिंग भी बोला जाता है या रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी बोलते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर मुक्त किया जाता है। कोशिका झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य कौन कौन से होते हैं? एक तो कोशिका वर्धी होती है, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण होता है और स्त्रावण होता है, और एंडोसाइटोसिस कोशिका विभाजन, ये कोशिका झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कारण ही होते हैं। अब मेरे साथियों नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। यकृत की जो कुफर सेल्स होती हैं, पलिहा की जो रेटिकुलर कोशिका होती है, संयोजी ऊतक की जो हिस्टोसाइट कोशिका होती है, और मोनोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स जो कि डब्ल्यूबीसी के पार्ट है, और अमीबा, ये फेगोसाइटोसिस क्रिया प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यूबीसी की सहायता से कुछ कोलोइडल पदार्थों का अंतर्ग्रहण अल्ट्राफेगोसाइटोसिस कहलाता है। प्रतिजन निर्माण मेरे साथियों, कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, प्रतिजन निर्माण में सहायक होते हैं तथा साथ ही यह कोशिका अभिज्ञान का कार्य भी करवाते हैं। झिल्ली पर उपस्थित जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं, वो अंग प्रत्यारोपण के समय ऊतकों के मिलान में सहायक होते हैं। स्रावण कोशिका झिल्ली अनेक पदार्थों जैसे सेलुलोज, लिग्निन के स्रावण में सहायक होती है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया में सहायक माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर यह क्रिया संपन्न होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। कोशिका भित्ति के सभी स्तरों में सेलुलोज पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति में तनाव सहन करने का गुण लिग्निन के कारण होता है। सबसे पतली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है, जबकि सबसे मोटी झिल्ली खरगोश की आरबीसी की होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में एक अंतर पाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, इसके स्थान पर एक विशेष प्रकार का स्टीरोल, जिसे हैप्नोइड्स बोला जाता है। कोशिका झिल्ली पोटेशियम आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। बेंजीन के उपचार से या उच्च तापमान पर भी कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को नष्ट नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पत्ता गोभी है। पादप कोशिका तथा बीज ग्लाइकोप्रोटीन तथा पेक्टिन की वजह से अंतःचूषण, जिसे इम्बिटिशन क्रिया को दिखाता है। अब मेरे साथियों अब पढ़ेंगे हम कोशिका द्रव्य के बारे में, जिसे साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है। साइटोप्लाज्म की परिभाषा क्या है? साइटोप्लाज्म उसे बोलते हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म में से अगर केंद्र को निकाल दिया जाता है तो वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का द्रव्य केंद्र के बाहर तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच में रहता है, उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिका में कोशिका क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था से संबंधित विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव्य का जो परिधीय वाला भाग चिकना व साफ होता है, उसे एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है वो खुरदरा व कम चिपचिपा होता है, उसे एंडोप्लाज्म बोला जाता है। कोशिका द्रव्य का होमोजीनस ग्राउंड पदार्थ हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल के नाम से जाना जाता है। हाइलोप्लाज्म में सेल इंक्लूसियंस तथा ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल इंक्लूसियंस निर्जीव पदार्थ हैं। मेरे साथियों कोशिका द्रव्य की खोज किसने की? कोशिका द्रव्य की खोज मतलब साइटोप्लाज्म नाम स्टार्सबर्गर के द्वारा दिया गया। साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है। एक होता है ट्रोफोप्लाज्म, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूसियंस पाए जाते हैं, और एक पार्ट होता है ब्राउन प्लाज्म। एक होता है ब्राउन प्लाज्म या साइटोसोल, जिसे हाइलोप्लाज्म बोला जाता है, जिसे किनोप्लाज्म बोलते हैं, जिसे एक्सपेक्ट सेल ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड अदर इंक्लूसियंस भी बोला जाता है, जिसे मीजोप्लाज्म बोलते हैं, और उसे मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथियों नोट किया गया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। ड्यूटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के अंदर उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले अजीवित पदार्थ को रखता है, जैसे योल्क। प्रोटोप्लाज्म के अध्ययन के लिए स्लाइम मोल्ड सर्वश्रेष्ठ जीव होते हैं। मेरे साथियों प्रोटोप्लाज्म के अध्ययन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म तथा मानव रक्त का पीएच, मेरे साथियों साइटोप्लाज्म का पीएच होता है 6.9 प्लस माइनस 2, और न्यूक्लियोप्लाज्म का होता है 7.4 प्लस माइनस 2, और मानव रक्त का पीएच होता है 7.3 प्लस माइनस 2। साइक्लोसिस की क्रिया एंडोप्लाज्म क्षेत्र में होती है। अगला टॉपिक है मेरे साथियों सेल ऑर्गेनेली एंड कंपोनेंट। मेरे साथियों झिल्लियों की संख्या के आधार पर ऑर्गेनेल्स तथा अवयव निम्न प्रकार के हो सकते हैं। मेरे साथियों झिल्लियों की संख्या के आधार पर जो ऑर्गेन है उनको निम्न प्रकार में बांटा गया है। एक होता है मेम्ब्रेन लेस, मेरे साथियों जिस पर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो मेरे साथियों कोशिका झिल्ली राइबोसोम पर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पर भी कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है।
माइक्रोट्यूबुल पर भी नहीं पाई जाती है, माइक्रोफिलामेंट पर भी नहीं पाई जाती है, इंटरमीडिएटरी फाइबर पर भी नहीं पाई जाती है और क्रोमोसोम पर भी नहीं पाई जाती है। मेरे साथियों, जो माइक्रोट्यूबुल होती हैं, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं और जो इंटरमीडिएटरी फाइबर्स होते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं, इनको कोशिका घटक बोला जाता है। अगला टॉपिक है यूनी मेम्ब्रेन। मेरे साथियों, जिस पर एक कोशिका झिल्ली की परत पाई जाती है उसे यूनी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। जैसे गोल्जी बॉडी पर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःपर्दवी जालिका बोला जाता है, उस पर एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और एक होता है प्रोक्सीसोम, उस पर भी एक कोशिका झिल्ली की लेयर पाई जाती है। ग्लाइसोसोम को भी यूनी मेम्ब्रेन बोला जाता है, इस पर भी एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। स्पिरोसोम पर भी एक कोशिका होती है, लाइसोसोम पर भी एक कोशिका होती है। सीलिया होते हैं, उस पर भी एक कोशिका झिल्ली की लेयर पाई जाती है। फ्लैजिला होते हैं, उस पर भी एक कोशिका झिल्ली की लेयर पाई जाती है। प्रोटोप्लास्ट और वैक्यूल, इन पर भी एक कोशिका झिल्ली की लेयर पाई जाती है। अगला टॉपिक है बायोमेम्ब्रेन में साथियों, जिस पर दो कोशिका झिल्ली की परत पाई जाती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस केंद्रक, इन पर दो कोशिका झिल्ली की परत पाई जाती है, इसलिए इसे बाई मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है। और मेरे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में खुद का डीएनए होता है। एक अगला टॉपिक है ट्राई मेम्ब्रेन मेरे साथियों, जिस पर कोशिका झिल्ली की 3 लेयर पाई जाती है। मेरे साथियों, जो यूग्लिना का जो क्लोरोप्लास्ट है उस पर 3 लेयर पाई जाती हैं और जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसमें भी कोशिका झिल्ली की 3 लेयर पाई जाती है। जो बर्ड्स का ओवेरियन फॉलिकल होता है, जिसे ट्रांसोम बोलते हैं, उन पर भी कोशिका झिल्ली की 3 परत पाई जाती है। मेरे साथियों, नोट में क्या दिया गया है, जो डायटम के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें 4 झिल्लियां उपस्थित होती हैं। तो मेरे साथियों, थ्योरी आपके लिए कंप्लीट हो गई है। अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथियों, सभी को जवाब देना है और अपने आप का अवलोकन भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो मेरे साथियों, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का। प्लाज्मा झिल्ली 2 प्रोटीन परतों की मध्य द्वि आणविक लिपिड की परत होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया? तो मेरे साथियों, ये नाम दिया था जेक्यू प्लाउ ने। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी संरचनाओं के जोड़े साधारणतया पादप तथा प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियोलस। कोशिका झिल्ली और केंद्रिका, ये दोनों जोड़े हैं जो कि पादप तथा प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, चुकंदर की जड़ को ठंडे पानी में रखने पर एंथोसायनिन वर्णक बाहर नहीं आता है क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो मेरे साथियों, जो चुकंदर की जड़ को ठंडे पानी में रखते हैं तो एंथोसायनिन वर्णक बाहर नहीं आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एंथोसायनिन के लिए यह अपारगम्य होता है। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत कौन सी होती है? तो मेरे साथियों, जो पादप कोशिका होती है उसकी प्लाज्मा झिल्ली की जो निकटतम परत कौन सी होती है? तो मेरे साथियों, वो होती है द्वितीयक भित्ति। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रॉबर्टसन के अनुसार कोशिका झिल्ली के लिपिड क्षेत्र की मोटाई कितनी होती है? तो मेरे साथियों, रॉबर्टसन के अनुसार कोशिका झिल्ली के लिपिड क्षेत्र की मोटाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 से 35 एंगस्ट्रॉम। 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? तो मेरे साथियों, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के अणु किस प्रकार होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होते हैं, एकांतर होते हैं या समांतर होते हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समानांतर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, फोस्फोलिपिड होते हैं। मेरे साथियों, फोस्फोलिपिड क्या होते हैं? तो ये होते हैं एम्फीपैथिक। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, आयन कैरियर्स कहाँ स्थित होते हैं जो आयनों को ले जाते हैं? तो मेरे साथियों, वो होते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो मेरे साथियों, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, डेस्मोसोम का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों, डेस्मोसोम का संबंध है कोशिका आसंजन, जो कोशिका को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये गोल्मी नहीं है मेरे साथियों, यहाँ है गोल्जी। गोल्जी वेसाइकल द्वारा कोशिका झिल्ली से स्रावित पदार्थ मुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स पिनोसाइटोसिस, जिसे सेल वोमिटिंग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल कला मॉडल के अनुसार कोशिका कला लगभग कितनी मोटी होती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.5 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसमें कोशिका झिल्ली से होकर परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुसाद्य विसरण, जिसे निष्क्रिय परिवहन भी बोला जाता है। इसमें एटीपी ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जीवित कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने का नियंत्रित करती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पदार्थों का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है। मेरे साथियों प्रत्येक जीवित कोशिका में क्या पाई जाती है? तो मेरे साथियों कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक केस नलिका किसी कण को घेर लेती है तथा उसके चारों ओर वेसिकल बना लेती है, तब यह घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेगोसाइटोसिस। जब ठोस पदार्थों को घेर लेती है तो उसे फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। जब तरल पदार्थ को घेर लेती है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस में मुख्य अंतर क्या होता है? तो मेरे साथियों जो पिनोसाइटोसिस होती है वो तो द्रव पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है, और जो फेगोसाइटोसिस होता है वो खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय झिल्लियों की त्रिभागी रचना के लिए इकाई कला की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मेरे साथियों ये प्रस्तुत की रॉबर्टसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, मेरे साथियों ये जंतु है, किंतु की जगह जंतु कर लेना, कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है? तो मेरे साथियों लोमासोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो मेरे साथियों प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, ओलिगोसेकेराइड भी होते हैं और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन भी पाई जाती है, लेकिन एल्बुमिन प्रोटीन नहीं होती है। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला प्रोटीन, मेरे साथियों कला प्रोटीन क्या होती है? अनियमित अणु के लिए ग्राही की तरह कार्य करती है, परिवहन के लिए ग्राही की तरह कार्य करती है, कोशिका को पहचानने में सहायता करती है। तो मेरे साथियों ये सभी उत्तर सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। कोशिकाओं द्वारा भारी मात्रा में तरल द्रव्य को पीने को क्या बोला जाता है? तो मेरे साथियों इसे पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा पारगमित अणुओं का आकार कितना हो सकता है? तो मेरे साथियों 1 से 15 एंगस्ट्रॉम इनका आकार हो सकता है। सेल ईटिंग क्रिया क्या कहलाती है? मेरे साथियों इसे फेगोसाइटोसिस भी बोला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फेगोसाइटोसिस। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यधिक स्वीकार्य तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका कलाएं अर्ध तरल होती हैं, जिनमें लिपिड एवं समाकलन प्रोटीन यादृच्छिक रूप से वितरित होती हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में यह मॉडल विभिन्न प्रकार से रूपांतरित किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कोशिका कला में प्रोटीन लिपिड की द्विपरत से पार हो सकती है। मेरे साथ ये बात तो सही है। प्रोटीन कोशिका कला के कुछ डोमेन्स तक सीमित रह सकती है। प्रोटीन लिपिड की द्विपरत में फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती है। मेरे साथियों ये ऑप्शन गलत हो गया, फ्लिप फ्लॉप गति नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का प्रमुख लक्षण है? तो मेरे साथियों कोशिका झिल्ली का प्रमुख लक्षण क्या है? ये आयन का नियमन करते हैं। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो मेरे साथियों मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन व इंट्रिंसिक प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति होती है? तो मेरे साथियों प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति होती है अर्धपारगम्य। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का सिंगर व निकोल्सन मॉडल रॉबर्टसन के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो मेरे साथियों ये मॉडल है प्रोटीन की व्यवस्था के अनुसार। प्लाज्मा झिल्ली का जो सिंगर व निकोल्सन मॉडल है वो रॉबर्टसन मॉडल से अलग है, प्रोटीन की व्यवस्था के अनुसार अलग है। अगला क्वेश्चन है, डेस्मोसोम या टोनोफाइब्रिल्स होते हैं? मेरे साथियों जो डेस्मोसोम और जो टोनोफाइब्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा झिल्ली के संलयन से बनते हैं। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेस्मोसोम किसका रूपांतरण होते हैं? तो मेरे साथियों डेस्मोसोम ये प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारगम्यता नियंत्रक है? मेरे साथियों पारगम्यता नियंत्रक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली पारगम्यता को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कोशिका कला में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट भाग लेते हैं? तो मेरे साथियों कोशिका कला में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है वो भाग लेते हैं किसके लिए? कला से आर पार पदार्थों के आवागमन आवागमन में। तो मेरे साथियों ये तो प्रोटीन का काम है।
कोसा से कोसा अभिज्ञान में, तो मेरे साथ इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। कोशिका के अभिज्ञान में कार्बोहाइड्रेट भाग लेते हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई झिल्ली बनी होती है। मेरे साथ इकाई झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, तो 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विपरत में झिल्ली के लिपिड किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो मेरे साथियों ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोफोबिक आकर्षण के द्वारा, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावित किया सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है, जैविकीय झिल्लियां किसकी बनी होती हैं? मेरे साथियों जैविकीय झिल्लियां किसकी बनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन तथा फोस्फोलिपिड, तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सक्रिय कारक प्लाज्मा झिल्ली में एटीपी के साथ संयुक्त रहता है? तो इसका सही हो जाएगा मैग्नीशियम आयन, 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस किसमें पाया जाता है? तो मेरे साथ ये यूकेरियोटिक जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक झिल्लियां बनी होती हैं। तो मेरे साथियों जैविक झिल्लियां 60% प्रोटीन तथा 40% लिपिड के द्वारा बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय परिवहन प्रभावित होता है। अधिक ठंड के द्वारा भी होता है, साइनाइड द्वारा भी होता है, O2 की अनुपस्थिति के द्वारा भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, डेनियली व डेविसन मॉडल में ध्रुवीय सिरे होते हैं। तो मेरे साथियों ध्रुवीय सिरे होते हैं गोल, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इफेगी संबंधित है। मेरे साथियों इफेगी किससे संबंधित है? उपापचय वर्ज्य पदार्थों का एक्सोसाइटोसिस द्वारा पृथक्करण, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस किससे संबंधित होते हैं? तो मेरे साथ ये प्रोटोप्लाज्म से संबंधित होते हैं, तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे साथ ये आज आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो मेरे साथियों कोशिका झिल्ली में जो कार्बोहाइड्रेट है वो फोस्फोलिपिड तथा फोस्फोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को साझा कर देना, ताकि उनको आने वाली सभी एग्जामों में फ़ायदा मिल सके। तो मेरे साथियों क्लास को समाप्त करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।